नमस्कार साथियों, आज एग्रोजेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे 2023 का जेट पेपर जीव विज्ञान का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पहला सवाल देखते हैं मित्रों, क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में नहीं पाया जाता है। आरएनए में नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षार आरएनए में नहीं पाया जाता है। तो नहीं थाइमीन नहीं पाया जाता है, एडेनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, थाइमीन नहीं पाया जाता है। मित्रों अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, इसमें से कौन सी गैस नहीं है ग्रीन हाउस, तो कौन सी नहीं है, तो हम कह सकते हैं N2O है, CO2 है, CH4 है। कौन सी नहीं है, SO2 नहीं है, SO2 नहीं है। सर ग्रीन हाउस गैस होती है कि आप सबको पता है कि वायुमंडल का जो क्या करती है, ताप को बढ़ाती है, उसे क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहती हैं। ये तीनों बढ़ाती है, ये नहीं बढ़ाती है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहिस्थानीय संरक्षण प्रक्रिया नहीं है। बहिस्थानीय संरक्षण प्रक्रिया नहीं है। बायोनिटिकल गार्डन, बायो एस्पिरियर रिजर्व, बीज बैंक, होमो गार्डन। तो उत्तर जो होगा वो क्या होगा, बायो रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। ये क्या प्रक्रिया नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा टेडीवॉर्स का उदाहरण नहीं है। टेडीवॉर्स का उदाहरण जो नहीं है वो केंचुआ। क्या होगा भाई, केंचुआ। जो उदाहरण नहीं है वो नहीं है केंचुआ। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं अपन, अनुप्रस्थ द्विविभाजन पाया जाता है। अनुप्रस्थ द्विविभाजन किस में पाया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, यूग्लिना में नहीं पाया जाता, अमीबा में नहीं पाया जाता है, पेरामीशियम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पेरामीशियम में। समुद्री मछली और समुद्री खरपतवार मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग लिए जाते हैं। किसके लिए उपयोग लिए जाते हैं भाई, आयोडीन के लिए उपयोग लिए जाते हैं। जब किसी कोशिका, क्या अगला सवाल क्या कह रहा है, जब किसी कोशिका को हाइपरटोनिक विलयन में रखा जाता है तो कोशिका बन जाती है, प्लाज्मोलाइज्ड बन जाती है। अगला देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई, क्या कहता है अगला सवाल। अगला सवाल आपका नंबर 8 नंबर बायोलॉजी का सवाल क्या कहता है। 8 नंबर सवाल आपका कहता है कि फाइलम कोर्डेटा के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य आमतौर पर बाहरी निषेचन दिखाता है। एम्फीबिया जो है वो बाहरी निषेचन दिखाता है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन नहीं है। भाई मित्रों ऑक्सिन नहीं है। आप सबको पता है कि ऑक्सिन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, IAA, IBA, 2,4-D। जिएटिन जो है वो नहीं है, उत्तर जो होगा वो जिएटिन होगा, जिएटिन नहीं है। अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या कहता है, 10 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रंजक सामान्यतः, कौन सा एक रंजक सामान्यतः पादप उत्तक के अभिरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा किया जाता है, सेफ्रानाइन है जो अभिरंजक के लिए उपयोग किया जाता है पादप उत्तक संवर्धन के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशा उत्पादक पौधा नहीं है, तो रेशा उत्पादक पौधा भाई सैक्रम ओपिसिनेसिस जो है वो नहीं है। बाकी सभी तीनों क्या करते हैं, ये रेशे वाले पादप होते हैं। ये
कैरम ओपिसिनेसिस जो है वो रेशे वाला पादप नहीं है। अगला सवाल देखते हैं नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दबाव प्रवाह परिकल्पना दी थी? अर्नस्ट मुंचे ने दी थी। किसने दी थी? अर्नस्ट मुंचे ने दी थी। द्विनाम पद्धति। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है 13 नंबर, द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई थी? तो मित्रों द्विनाम जो पद्धति थी वो किसके द्वारा दी गई थी? आप सबको पता है कार्ल लिनियस के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल लिनियस ने। अरस्तु, भाई अरस्तु, देखो अरस्तु ने नहीं दी थी। अरस्तु को क्या कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक, जंतु विज्ञान का जनक। जॉन रे सबसे पहले जाति शब्द दिया था जॉन रे ने। थियोफास्टर बोटनी का जनक बोला जाता है। भाई किसका बोला जाता है? बोटनी का। कार्ल लिनियस ने क्या किया था? द्विनाम पद्धति दी थी। अगला सवाल है टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप है। टर्नर सिंड्रोम एक डिजीज होती है, वो टर्नर सिंड्रोम जो होती है उसका जो जीनोटाइप होगा वो 14+X0 होगा। अगला सवाल है जलीय जंतुओं का श्वसन अंग है। कितना इजी सवाल, देखो जलीय जंतुओं का श्वसन अंग है कौन सा है? भाई सीधी सी बात है, गलफड़े। पहले आपको पढ़ लेना चाहिए, फेफड़े नहीं है, त्वचा, गलफड़े हैं बिल्कुल हो सकता है, त्वचा नहीं है और ट्रेकिया नहीं है, होगा आंसर क्या? गलफड़े। निम्नलिखित में से अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध एंजाइम नहीं है? कौन सा नहीं है साहब? देखो BAM है, हिंड है, इक्वार है, कौन सा नहीं है? ये नंबर 2 BSC ये नहीं है भाई। ये इसका क्या नहीं है? BSC ये प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। आगे देखते हैं भाई, अगला देखते हैं। अगला सवाल आता है 17 नंबर सवाल। क्या कहता है भाई? 17 नंबर सवाल कहता है कि गेहूं में लूज स्मर्ट ऑस्टियोलोगोट्रिकी के कारण होता है जो कि फाइलम से संबंधित है। कौन सी फाइलम से संबंधित? बैसिडियोमाइसीटस फाइलम से संबंधित है इसका उत्तर। अगला देखें, ब्रेड चैम्बर शब्द का प्रयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? ब्रेड चैम्बर शब्द पूछा है भाई। चैम्बर मछली पालन कक्ष में नहीं होगा, झींगा में नहीं होगा, रेशम कीट पालन में नहीं होगा, मधुमक्खी पालन कक्ष में होगा। शब्द देखो चैम्बर पूछा है इसने, चैम्बर उस मछली में नहीं होता है, मधुमक्खी पालन कक्ष में। अगला देखें सवाल, साइट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? देखो साइट्रस जो कैंकर जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? ग्राम पॉजिटिव ज़ेंथोमोनास नहीं, पॉजिटिव दिया देखो, ग्राम नेगेटिव स्यूडोमोनास नहीं, ग्राम पॉजिटिव स्यूडोमोनास नहीं, ग्राम नेगेटिव ज़ेंथोमोनास उत्तर होगा। अगला देखें, वाटसन और क्रिक किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? भाई वाटसन और क्रिक दो वैज्ञानिक थे, वो किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? वो किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध थे? प्रोटीन की संरचना के लिए? नहीं सर, तो किसके लिए थे? डीएनए की संरचना के लिए। बिल्कुल साहब, द्विरज्जुकी मॉडल दिया था उन्होंने। कैसा दिया था? द्विरज्जुकी डीएनए का मॉडल दिया था उन्होंने और बताया था कि जो डीएनए की पूरी लंबाई होती है वो 34 एंगस्ट्रम की लंबाई होती है और इसका व्यास जो होता है वो 20 एंगस्ट्रम का इसका व्यास होता है और जो डीएनए के एक कुंडलन की जो लंबाई होती है वो 3.4 एंगस्ट्रम कुछ होती है, एंगस्ट्रम लंबाई होती है उसकी। तो ये किसने बताया था? ये वाटसन और क्रिक ने बताया था। इसी ने डीएनए की संरचना की खोज के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल क्या कहता है? 21 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में किस मानव रक्त कणिका में
किस मानव रक्त कणिका में वृद्धावस्था में केंद्रक नहीं होता है। भाई सीधी सी देखो, प्रश्न को घुमाया, कहां से वृद्धावस्था शब्द दिया, और बच्चे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि वृद्धावस्था दे दिया तो वृद्धावस्था में ऐसा कौन सा हो गया। भाई वृद्धावस्था रक्त कणिका नहीं होती है, सीधी सी बात है भाई, आरबीसी में नहीं होती है वृद्धावस्था। आपको क्या घुमाने के लिए दिया सवाल, वृद्धावस्था शब्द। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग नेमाटोड के कारण नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? गेहूं की जड़ सलन रोग नहीं होता है। अगला देखते हैं, प्लाज्मिड सामान्य पाया जाता है। प्लाज्मिड कहाँ पाया जाता है? भाई वेक्टर है, वाहक है, कहाँ पाया जाता है? कवक में नहीं पाया जाता है, विषाणु में नहीं पाया जाता है, शैवाल में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? जीवाणु में। हमने पढ़ा था, एग्जैक्ट सवाल आया है, ई कोलाई में, एस्चेरिया ई कोलाई जीवाणु में क्या ये पाया जाता है प्लाज्मिड। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल संरचना का एक आवश्यक खनिज है? कौन सा है भाई? Mg, मैग्नीशियम। अगला सवाल देखते हैं, सवाल संख्या अगला देखते हैं भाई 25 नंबर देखते हैं सवाल। देखो 25 नंबर सवाल क्या कहता है? 25 नंबर सवाल, आनुवंशिकता का गुणसूत्रीय आधार किसके द्वारा दिया गया था? किसके द्वारा दिया गया था आनुवंशिकता का? तो डब्ल्यू सटन के द्वारा दिया गया था। 26 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोड नहीं है? स्टॉप कोड नहीं है UGA, सीधा देख के ही मालूम UGA। आप 27 नंबर सवाल आप वापस देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक, 27 नंबर सवाल वापस देखें, कंफ्यूज कर रहा है। 27 नंबर सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोरीफेरा का उदाहरण है? नहीं पूछ रहा है, साइकोन है भाई, बाकी नहीं है, साइकोन। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक C3 पौधा है? C3 पौधा, ध्यान रखना, मक्का C3 पौधा, कौन सा एक C3 पौधा नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? सीधी सी बात है, कौन सा नहीं है C3? तो वो पौधा नहीं है चावल। कौन सा? तो C3 जो पौधा चावल नहीं है, C4 में पाया जाता है, C4 चक्र चावल में पाया जाता है। पौधा है, कौन सा पौधा है भाई? देखो ये पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक C3 पौधा है? मक्का में C4 चक्र पाया जाता है, गन्ना में C4 चक्र पाया जाता है, जवार में C4 चक्र पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? चावल में नहीं पाया जाता है C4, बाकी सभी में C4 चक्र पाया जाता है। तो C3 जो पौधा है वो कौन सा है? चावल। अगला सवाल देखें भाई, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल है, जहां एक कोशिका में ग्लाइकोसिस प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है। सर ये ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या होती है? आप सभी को पता है, इस ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के अंदर होता क्या है? इसमें एक ग्लूकोज के अणु से क्या बनते हैं भाई? 2 पाइरुविक अम्ल के अणु बनते हैं, और ये प्रक्रिया साहब 10 चरणों में होती है, 10 चरणों में होती है। मैंने आपको ये बताया था, ये प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? 10 चरणों में। और ये जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ संपन्न होती है? तो वो संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य का यहाँ पर अंग्रेजी का नाम दिया हुआ है भाई साइटोप्लाज्म। क्या दिया हुआ है? साइटोप्लाज्म। क्या दिया हुआ है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं, सभी अनाज किस परिवार के हैं? बिल्कुल इजी है साहब, सीधा सीधा सवाल पूछा है, अनाज किस परिवार के सदस्य है? पोएसी के, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है, पोएसी कुल के। अगला सवाल देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है, देखें भाई अगला सवाल क्या कहता है?
अगला सवाल कहता है बीटी कपास की खेती मुख्य रूप से होती है, किसको प्रतिरोध करने के लिए बीटी कपास की जो खेती होती है वो किसके लिए होती है? तो वो कीट क्षति के खिलाफ प्रतिरोधी होती है, कवक के लिए नहीं होती है, जीवाणु के लिए नहीं होती है, अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए नहीं होती है, सीधी सी बात है कीट के लिए होती है। और वो बीटी जो नामक कोकराई जो जीन होता है वो किसके? कीट के, सीधी सी बात है, आंत में चला जाता है और उसमें छिद्र कर देता है। और ये बीटी कपास की खेती मुख्य रूप से किसके लिए होती है? कीट क्षति के खिलाफ प्रतिरोध के लिए रूप में होती है, कीट क्षति के खिलाफ प्रतिरोध के लिए होती हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के नुकसान से संबंधित नहीं है? जैव विविधता को नुकसान नहीं, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कौन नहीं पहुंचाएगा भाई? देखो, स्वस्थानीय संरक्षण, यानी कि एक स्थान पर अपन रक्षा करेंगे तो बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं नष्ट होगी, सीधी सी बात है। वनों की कटाई, वनों की कटाई, अगर वन काटेंगे तो भी बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? नष्ट होगी, सीधी सी बात है। वनीकरण, वनीकरण के लिए भी क्या होगी? बायोडाइवर्सिटी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। चिपको आंदोलन, भाई ये कहीं नहीं कर रहा, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। चिपको आंदोलन से क्या नुकसान है? ये तो बढ़ावा दे रहा बायोडाइवर्सिटी को। चिपको आंदोलन कब हुआ? 1974 में हुआ भाई। कब हुआ? 1974 के अंदर चिपको आंदोलन हुआ। अगला सवाल देखते हैं, सवाल संख्या 32 कंप्लीट हुआ। अपन सवाल संख्या देखते हैं भाई 33 नंबर। कितने नंबर? 33 नंबर। क्या बात है भाई, 33 नंबर सवाल। देखो, सीधा सीधा सवाल पूछा आपको भाई, कोई घुमाने वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में मदद करता है? कौन सा हार्मोन? हार्मोन से संबंधित सवाल। पादपों में 5 प्रकार के हार्मोन जो होते हैं वो फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन मदद करता है? सीधी सी बात है भाई, ऑक्सीन तो बढ़ावा देता है। एबिसिक एसिड जो वर्दी संदमक है, वर्दी को रोकने वाला है। जिब्रेलिन है, ये भी उत्प्रेरक ही है जो फलों को पकाने के लिए दिया जाता है। एथिलीन और इथेफॉन नाम का कृषि में सबसे ज्यादा जो पदार्थ काम में लिया जाता है, इसी एथिलीन का इथेफॉन भी है। जो एथिलीन जो है वो आंसर आपका सही होगा। जानवरों के साम्राज्य में सभी पशुओं को रखा गया है यूथेरिया में, यूथेरिया में रखा गया है। अगला सवाल 35 नंबर सवाल देखते हैं भाई, क्या कहता है 35 नंबर सवाल? देखिए, किसी भी कीट के जीवन चक्र का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? कोई जीव है, उसके जीवन चक्र का सही क्रम, कहां से उसका जीवन चक्र शुरू हो रहा है? देखो सवाल को समझो, सीधा दिया हुआ है। देखो, अंडा सीधी सही है। प्यूपा, प्यूपा नहीं भाई, लार्वा पहले आएगा, वैश्यक नहीं, ये नहीं हो सकता। अंडा, प्यूपा, वैश्यक नहीं सर। अंडा, लार्वा, प्यूपा, वैश्यक बिल्कुल सही। अंडा, फिर उसके बाद में लार्वा निकलता है, प्यूपा बनता है, वैश्यक बनता है। क्या बनता है? वैश्यक बनता है। बिल्कुल सही है भाई। तो तीसरा जो सवाल होगा, 35वें सवाल में 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही मिलेगा आपको। अंडा, लार्वा, प्यूपा और वैश्यक। अगला सवाल है 36 नंबर सवाल। देखिए भाई 36 नंबर सवाल क्या कहता है? 36 नंबर सवाल 36 नंबर सवाल क्या कहता है? 36 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से किस पौधों में अपस्थानिक जड़ अनुपस्थित होती है? अनुपस्थित होती। अपस्थानिक जड़ें 2 प्रकार की होती है, सबको पता है भाई। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो मूसला जड़ और एक झकड़ा जड़। और मूसला जड़ और झकड़ा जड़, ये पूछ रहा अपस्थानिक जड़ जो किसमें अनुपस्थित होती है? तो भाई मटर, इसका सही उत्तर क्या होगा? मटर। अगला 37वां सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना मानव के मादा जनन तंत्र में अनुपस्थित होती है? मादा जनन तंत्र में आप सबको पता है, मादा जनन तंत्र में
एपिडिडमिस नहीं होता है, एपिडिडमिस नहीं होता है। एपिडिडमिस क्या है? एपिडिडमिस एक वृषण का भाग है भाई। वृषण की जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको बोलते हैं। ये मादा में नहीं होता है, ये होता है किसमें भाई? नर में। किसमें होता है? नर में। इनपेंडिबुलम होता है, यूटेरस होता है, क्लिटोरिस होता है, ये तीनों मादा में होते हैं, लेकिन एपिडिडमिस नहीं होता है। ये किसका भाग है भाई? किस? नर का भाग है, जो वृषण का भाग है। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल 38 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ ऑर्थोपोडा का सदस्य नहीं है? स्टारफिश। क्या उत्तर होगा? स्टारफिश नहीं है। सिल्वर फिश है, पॉन्ड बोर है, खपरा बीट है, कौन नहीं होगा? स्टारफिश किसका नहीं है? ऑर्थोपोडा संघ का नहीं है। अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल 39 नंबर सवाल क्या कहता है? देखें, आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है, जिसका मैंजीफेरा संकेत करता है। मैंजीफेरा किसका संकेत कर रहा है? देखो, वर्ग का, प्रजाति का, वर्ग का, प्रजाति का, जीन्स का, परिवार का। अब मैंने आपको वर्गीकरण बताया था, पढ़ाया था। उस समय अपन ने कहा था कि पहला जो शब्द लिया जाता है वो लिया जाता है वंश से, और दूसरा जो शब्द लिया जाता है वो लिया जाता है जाति से। किससे लिया जाता है? जाति से। और इसी वंश को अंग्रेजी में कहते हैं भाई जीन्स। तो संकेत पूछ क्या रहा है? मैंजीफेरा क्या है? वंश है। इंडिका क्या है? जाति है। जो जिसका मैंजीफेरा संकेत है किसका? वंश का, तो वंश अंग्रेजी का नाम दिया हुआ जीन्स। कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर आता है, देखो, टेफ्रम जाति के अंतर्गत आता है, कौन आता है? प्लेंटीहेलिमेंथीज आता है। टेफ्रम के लिए कौन आता है? प्लेंटीहेलिमेंथीज आता है। ये आपका बायो का पेपर क्या हुआ? सॉल्व हुआ। कैसा हुआ सबके? मुझे उम्मीद है कि आपका सबका बहुत अच्छा हुआ होगा।